श्वास भरते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए अपनी हथेली को अपनी आईज पर रब करेंगे। तो हम पेज नंबर 20 तक लगभग पूरा कर चुके थे, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। फूड प्रोसेसिंग, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है ये हम पढ़ चुके थे। शेल्फ लाइफ क्या होती है। आज हम पेज नंबर 22 से शुरू करेंगे, यानी कि फूड साइंस, खाद्य विज्ञान के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फूड साइंस के बारे में, उनको पढ़ लेते हैं। खाद्य विज्ञान के एक ऐसे विशेष क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें, वैसे तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे, बट एक बार फिर भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रसायन, भौतिकी और आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ पाक कलाएं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। यानी कि फूड साइंस में न केवल खाने की बात होती है, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और यानी कि पाक कलाएं, खाना कैसे पकाया जाता है, इन सारी चीजों को लेकर बात की जाती है। खाद्य विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय विशेष है और खाद्य विज्ञान खाद्य के भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जो खाद्य वैज्ञानिक होते हैं, फूड साइंटिस्ट होते हैं, वो इसके खाने की रासायनिक और भौतिक दोनों जो है उनकी रिसर्च करते हैं, विशेषताओं की। रासायनिक यानी कि उनके मतलब चीजों में क्या बदलाव आता है, आंतरिक रूप से उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनमें क्या अंतर आता है क्या, और इसी तरीके से बहुत मतलब हर रूप में उसका रिसर्च की जाती है, तो जिसमें हमें खाद्य पदार्थों की प्रकृति और उनकी विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। इसका तात्पर्य ऐसे विधाओं और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कच्ची सामग्रियों को तैयार रूप में या फिर अर्ध मतलब आधे तैयार रूप में बदल दिया जाता है, कि जिन्हें आप घर में लाओ और मतलब कुक कर लो। जैसे बहुत सारी ऐसी आजकल चीजें हैं जिन्हें आप जैसे फ्रोजन बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको घर में लाके आप फ्राई कर लेते हैं, तो वो हाफ प्रिपेयर चीजें होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पैकेज्ड फूड आने लगे हैं, जो बहुत सारे तो तैयार आते हैं और बहुत सारे आप उन्हें लाओ, बस खोलो और उन्हें ऐसे के ऐसे ही आप खा पी सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप मतलब वो कच्ची नहीं होती, लेकिन आधी से ज्यादा तैयार हो चुकी होती है, बस आप फाइनली उन्हें घर पे लाके एक लास्ट स्टेप या लास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो सब फूड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फूड साइंटिस्ट से ये सब जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसका तात्पर्य ऐसे खाद्य संसाधन के लिए पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो यानी कि आपको उसमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो चाहे वो पौधों से हो, जानवरों से हो, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, कच्ची चीजें, वो इसमें यूज की जाती हैं। जैसे कि टोमेटो सॉस है, तो वो कैसे बनाया जाता है, टमाटर से, तो वो एक फुल प्रिपेयर्ड एक प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं, वो हाफ प्रिपेयर्ड हैं, आप उन्हें घर में लाकर से फ्राई करते हैं और खाते हैं। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनको आपको घर में लाके सिर्फ कोई कुकिंग नहीं करनी होती, बस वो तैयार आते हैं सब। और लेकिन आजकल तो मतलब जैसे इडली बैटर है, ये सब चीजें तो ये हाफ प्रिपेयर्ड आती हैं,
एंड आप इनको घर में लाके सिर्फ इनको कुक करते हैं, मतलब इडली बना लिया, डोसा बना लिया या फ्रेंच फ्राइज बना लिए, तो ये सब हाफ प्रिपेयर्ड आता है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पूरी तरीके से तैयार आते हैं, तो उसमें मतलब गिनती भी नहीं है, बाजार में भरे हुए हैं इस तरीके के प्रोडक्ट जिनको आप लाते हैं, यूज करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी उत्पादित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो उनकी गुणवत्ता वही उनके अंदर सेफ रहे, यानी कि उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हद, मतलब पूरी तो नहीं मेंटेन रहेगी, हाँ, पर काफी हद तक उनके अंदर बनी रहे, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और उनमें कोई जर्म वगैरह पैदा ना हो, वो सुरक्षित हो खाने में, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो फिर आती है बारी फूड मैन्युफैक्चरिंग की। खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को की बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ऐसे बहुत से उत्पाद बना दिए जाते हैं जो कि जनसंख्या इतनी है जिनसे उनकी जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए फूड मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि खाद्य विनिर्माण का या उत्पादन का प्रैक्टिस किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल में संभवतः सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। और जितने भी आप ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीजें लेकर आते हैं, जैसे ब्रेड है वो एक फुली प्रिपेयर्ड फूड प्रोडक्ट है, यानी कि आप उसको लाके एज इट इज कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम लोगों का पेट भरने के लिए जिसे भरपूर मात्रा में बनाया जाता है, जैसे तो इस तरीके की जो है फूड मैन्युफैक्चरिंग बहुत। अब तो आप बाजार में जाओ तो खाने की चीजें फ्लड हैं पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट फ्लडेड है, बाढ़ सी आई हुई है, इतने खाने के प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं। तो वो सारे फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बन रहे हैं। तो ये सारे जितने भी आप चिप्स हैं या बहुत सारे अनगिनत फूड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे आप प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं जो प्रोसेसिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। कुछ हाफ प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ फुली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये सब फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वहां पे बनाया जाता है। और ये सबसे बड़ा आज के टाइम में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो फूड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करती है। जैसे आज के टाइम में आप चिप्स वगैरह भी ले आओ तो वो हाफ प्रिपेयर्ड होंगे, आप उन्हें घर में लाके फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग रूप में प्रोडक्ट्स आते हैं। तो खाद्य संसाधन, अब पेज नंबर आप आ जाते हैं 23 पर, खाद्य संसाधन एवं प्रौद्योगिकी का विकास। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि 1810 में निकोलस एपिट्स द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो सबसे पहले 1810 में किसी खाने की चीज को किसी बॉक्स डिब्बे में बंद किया गया था, तो वो एक महत्वपूर्ण यानी कि इन्वेंशन हुई। उसके बाद से तो प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड बहुत ज्यादा मार्केट में, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड अवेलेबल है मार्केट में। खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकी का गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि जब से फूड पैकेज्ड होने लगा, डिब्बों में बंद होके आने लगा, तो उसका जो है खाद्य संरक्षण तकनीकी पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वर्ष 1864 में लुईस पास्चर द्वारा अंगूरी शराब का खराब होने से कैसे बचाएं का वर्णन खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत थी। तो यानी कि किस तरीके से खाने की चीजों को खराब होने से बचाया जाए, इसके बारे में भी रिसर्च हुई, बहुत साइंटिस्ट ने उन पर काम किया। जैसे कि लुईस पास्चर ने 1864 में जो ग्रेप्स से अल्कोहल तैयार होता है वो खराब ना हो, उस पे काम किया। लुईस पास्चर ने ही विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चरीकरण विधि का विकसित किया, यानी कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो खाने की चीजों को खराब कर देते हैं, तो जिससे वो खाने की चीजें जो है खराब ना हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, फंगस से
खाने की चीजें खराब ना हो। तो इसलिए लुईस पास्चर ने ही पाश्चुरीकरण का, जिसे पास्चराइजेशन कहते हैं, को डेवलप किया था, इस प्रोसेस को। ठीक है, पाश्चुरीकरण विधि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि पाश्चुरीकरण क्या है एंड किसने इसको इन्वेंट किया, ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लेंगे। और इसमें होता क्या है, जो सूक्ष्म जीवी हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से कैसे खाने को बचाया जाए, उसी प्रोसेस को पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण कहा जाता है। और इसको लुईस पास्चर ने इन्वेंट किया था 1864 के लगभग। खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग 20वीं सदी में शुरुआत में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया गया। खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे पहले आर्मी के लिए यूज की गई 20वीं शताब्दी में, जिसे आर्मी के जो उन्हें इजिली अवेलेबल करा सके और उनकी जो खाने की चीजें खराब ना हो जल्दी। खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में से, ये तो वही पॉइंट है। इसके बाद विश्व युद्ध में आंतरिक अभियानों में उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग में, मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुए फर्स्ट सेकेंड से स्पेशली सेकेंड में, काफी ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ। खाने की चीजों को कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे खराब होने से इन्हें बचाया जाए, और कैसे जो बहुत सारे अभियान चलते हैं उनमें पहुंचाना, और किस तरीके से इनकी मांग जैसे बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में आप खुद बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स घर में लाना पसंद करते हैं, तो यानी कि उनकी डिमांड बढ़ती है। कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फिर उसकी डिमांड जनरेट की जाती है, पैदा की जाती है, फिर आप और सब लोगों को उसकी आदत डाली जाती है, फिर उसकी डिमांड और सप्लाई की चेन शुरू होती है, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती रहती है, और उसके जो है और उसका प्रोडक्शन फिर धीरे धीरे उसी डिमांड के बेस पे बढ़ाया जाता है। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को विशेष रूप से पूरा करने के लिए तत्काल मिला कर बनने वाले सूप मिश्रण, जैसे कि आजकल इंस्टेंट सूप आते हैं जिन्हें आप घर में लाकर तैयार कर सकते हैं। पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, रेडी टू कुक फूड बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, कि जैसे मैंने शुरू में बताया था, इडली बैटर, डोसा बैटर, पराठा, इवन पराठा तक, रोटी पराठा तक आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो हाफ प्रिपेयर्ड होते हैं, बस आप घर में लाके उन्हें फुल फाइनल एक वो करें प्रिपेयर। तो इस तरीके से बहुत सारा जो फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ गए हैं। जैसे 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 खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों ने ऐसे खाद्य उत्पादकों की मांग बढ़ने लगी जो साल के किसी विशेष मौसम के दौरान ही पाए जाते थे। यानी कि अब आप किसी भी मौसम में कोई भी फल, कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो आज के टाइम में आप आम, गर्मियों में तो आता ही है, लेकिन सर्दियों में भी अगर आपको चाहिए तो मिल जाता है। और अगर आपको सर्दियों में भिंडी चाहिए तो भिंडी भी मिल जाएगी। यानी कि तो हर मौसम में हर चीज अवेलेबल होना, ये भी एक फूड टेक्नोलॉजी का ही एक मतलब माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। विकासशील देशों में तेजी से फैल रहे और विकसित हो रहे इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने की में मदद की है, और सभी स्तरों पर रोजगार के नए नए रास्ते भी खोज दिए हैं। तो यानी कि इससे देश की तरक्की में भी फायदा हुआ है, लेकिन साथ साथ में रोजगार भी जनरेट हुए हैं, उतनी फैक्ट्री, उतना सब कुछ लगता है, तो वो सब भी इसका एक फायदा देखने में आ सकता है। फिर बारी आती है खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व। खाद्य संसाधन यानी कि फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्शन की एक ही शाखा है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल की मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादकों में बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा भारी, बहुत बड़े, जल्दी खराब होने वाले और कभी कभी नए खाए जा सकने वाले खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोगी,
सांद्रित, लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य बनाए। अब कोई चीज है वो आपको स्टोर करके रखनी है, वो आप कभी कभी खाते हो, है ना, तो लेकिन आपको उसको, तो वो भी दालें ना खराब हो, चावल ना खराब हो, तो इन सब में, या आपके घर में पिकल है, चार है, वो ना खराब हो, तो उन सबको भी प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स भी आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको आप उन्हें प्रिजर्व कर सकते हो जिससे वो खराब ना हो। तो मतलब ये जो है इस प्रक्रिया के द्वारा और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि बहुत सारे ड्रिंक्स भी आजकल मार्केट में फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो इनमें तो वही चीजें हैं कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बन सकता है, क्या क्या उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा, कैसे हमारी लाइफ उससे इजी हुई, कैसे रोजगार जनरेट हुए, कैसे आपका समय में बचत हुई। तो ये सारे फायदे हैं। और कोई भी चीज को आप लंबे समय तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बहुत जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं। खाद्य के खराब होने के कारण, कोई भी चीज खराब क्यों होती है? खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित ना हो, अर्थात उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। खराब होने का मतलब है जब वो मनुष्य के खाने लायक ना हो, जिससे कि मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न हो रही हो, तो उस अवस्था में कहा जाता है कि खाने की चीज जो है वो खराब हो गई है। तो खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक एवं जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। तो कोई भौतिक रूप से भी खराब हो सकता है, रासायनिक व जैविक रूप से। अब आप कहेंगे भौतिक रूप से कैसे? जैसे कोई फल सब्जी है वो बाहरी रूप से पिचक गई है ना, तो वो जैसे फ्रेश कोई फ्रूट है तो वो अच्छा हरा भरा है, लेकिन जैसे ही वो खराब हो जाता है तो पिचक जाता है, सड़ जाता है, तो बाहरी रूप से भी खराब दिखने लगता है। इसी तरीके से रासायनिक रूप से उसके अंदर स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, वो अंदर से सड़ने लगता है, तो यानी कि उसकी रासायनिक, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खत्म होने लगती है। तो इस तरीके से वो रासायनिक रूप से भी उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैविक रूप से उसमें बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो यानी कि वो भौतिक रूप से भी उसका खराब होना है, उसका रासायनिक रूप से भी खराब होना है, और उसका जैविक रूप से भी खराब होना है। कई बार आप बहुत सारी चीजों को सिर्फ बाहर से देखकर पता लगा लेते हो कि ये चीज खराब हो गई है। कई बार उसको सूंघ के आप देखते हो कि ये खराब हो गई है, जैसे ब्रेड और कोई चीज में फंगस आ जाती है, बैक्टीरिया उसमें आ जाता है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये खराब हो चुकी है। तो हम अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं कि ये चीज खराब हो गई है। तो कई बार हम भौतिक रूप से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कई बार मतलब रासायनिक रूप से आइडेंटिफाई करते हैं, कई बार जैविक रूप से आइडेंटिफाई करते हैं। तो नॉर्मली रूटीन की हमारी चीजें जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये खराब हो चुकी है ना। जैसे केला है, केला स्मेल करने लगता है, थोड़ा सा पिचका हुआ हो जाता है, तो ऐसे अलग अलग चीजों का रूप बदल जाता है। जैसे ब्रेड है, उसमें फंगस आ जाती है ना, तो वो हरी हरी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यानी कि खराब होने की पहचान अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी चीज में कीड़े आ जाते हैं तो, है ना, तो हम इन चीजों को अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। आटा अगर आपने बनाकर रख दिया, उसमें स्मेल आ जाती है, अगर गूंदा हुआ आटा है, तो अलग अलग रूप से उन चीजों को हमसे पहचानते हैं कि ये चीज खराब हो गई है। जैसे अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भोजन के भौतिक कारणों से आए परिवर्तनों से भोजन का रंग, रूप, स्वाद खराब हो जाता है। जैसे कि भार या दबाव पड़ने के कारण फल सब्जी का ढीला पिलपिला पड़ जाना, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यानी बाहरी रूप से जब कोई चीज आपको समझ आने लगे कि खराब हो चुकी है, ठीक है, तो कई बार पिचक जाती है, पिलपिली हो जाती है, कोई भी सब्जियां हो पुरानी के, हमें समझ आ जाता है कि ये खराब हो चुकी है। तो यानी कि वो बाहरी फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन आया। कई बार हम उनके रासायनिक परिवर्तन देख के समझते हैं कि ये खराब हो चुकी है। जैसे कई बार गर्मियों में दूध बाहर रह जाता है, तो दूध का खराब हो जाना, दूध फट जाना, तो उसमें रासायनिक बदलाव आ जाता है। ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है ना। कुछ पदार्थों में, जैसे उसमें दूध में
कैसीन नाम की प्रोटीन जो होती है वो जम जाती है, जिससे कि दूध फट जाता है। कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज को आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने पर भूरा हो जाता है। जैसे कि सेब को, एप्पल को काट के आप बाहर अगर छोड़ दो तो वो काला काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन उनके अंदर आए। तो रासायनिक बदलाव से हमें पता चला कि वो एप्पल खराब हो गया, काफी समय पहले का कटा हुआ था, या दूध बाहर रखा रह गया तो वो फट गया, वो खराब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनका ये पहचान कर पाते हो। इसी तरीके से जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन आ जाना तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जैसे खमीर, फफूंदी, बैक्टीरिया आ जाते हैं। जैसे कि किसी भी चीज बहुत ज्यादा खट्टी हो जाना, जैसे दही है, एक खट्टी तो होती है, उसमें बैक्टीरिया तो होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा खट्टी हो जाए तो फिर वो यानी कि खाने लायक नहीं रहती, तो उसको नहीं खाया जाता। तो ये इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ब्रेड का उदाहरण दिया, ब्रेड हरी हो जाती है, उससे बैक्टीरिया आ जाता है ना, फंगस आ जाती है, तो वो जैविक उसका परिवर्तन आ जाता है। तो ये जैविक परिवर्तन है जहां पर आप इस तरीके के परिवर्तन देखते हैं। किसी चीज में फफूंदी आ जाना, जैसे अचार है, अचार में फफूंदी आ जाती है ना। ब्रेड में फफूंदी आ गई, ब्रेड खराब हो गई, अचार खराब हो गया। कोई भी दाल सब्जी अगर आपकी बाहर रह जाती है 1 दिन 2 दिन, तो वो खराब हो जाती है। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है। तो वो यानी कि वो जैविक परिवर्तन आया उसमें, जिसमें हमें समझ आ गया कि ये जैविक परिवर्तन है, तो वो चीज खराब हो गई है। तो हम उसको कई बार भौतिक रूप से देख के समझते हैं, कई बार रासायनिक रूप से, कई बार जैविक रूप से। ठीक है, अब यहाँ पे जीवाणुओं का परिवर्तन, जीवाणु मतलब किसका इन्फेक्शन हुआ है, किसने खराब करा है खाने को, उसके भी कई अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यीस्ट, खमीर। अगर खमीर, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में खमीर, जो कि एक कोशीय जीव है, जिसमें कि एक कोशीय जीव मतलब उसकी सारी एक्टिविटी एक सेल में ही पूरी हो जाती है। जैसे हम तो मल्टी सेल्यूलर हैं, मतलब हमारे शरीर में तो अनगिनत सेल हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़, मतलब कम से कम 30-40 लाख सेल हमारे शरीर में। तो हम एक बहुकोशिकीय प्राणी हैं। ऐसे तो कुछ होते हैं एक कोशिकीय, यानी कि वो एक ही कोशिका होती है और उसी में उनका जीवन चलता है। तो जो हमें ऐसे आंखों से नहीं दिखता, एक कोशीय प्राणी जो होते हैं, उनको हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक कोशीय प्राणी होते हैं, वो ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात, तो ऐसे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जैसे कि यीस्ट, खमीर। तो ये एक कोशीय जीव है और भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड व अल्कोहल में बदल देता है, जिससे खाद्य पदार्थ फूलकर खट्टा हो जाता है, जैसे आटे में खमीर उठ जाना। समझिए, तो जैसे आप भटूरे के लिए बनाते हो तो वो एक वहां पे तो आप फर्मेंटेशन खुद कर रहे हो, वो एक सीमित मात्रा तक करते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा खमीर हो जाए तो यानी कि वो खराब हो जाती है चीज। तो वो किसके द्वारा फर्मेंटेशन हुआ, वहां पर हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो शर्करा है यानी कि जो उसका स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको यूज करा उस जीवाणु ने, और उसको कार्बोहाइड्रेट को यूज करके उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और अल्कोहल बनाया, जिसकी वजह से वो फूल गया और खट्टा खट्टा हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे आटे की रोटी बनाओगे तो वो थोड़ी, जो खराब हो चुका है उसकी रोटी थोड़ी खट्टी महसूस होती है। तो उस आटे में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, और इसी के साथ साथ थोड़ा अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसको, ये हुआ उदाहरण खमीर यानी यीस्ट का। कई बार फंगस आ जाती है खाने में, जैसे फफूंदी ऐसे वातावरण में पनपती है जहां अम्ल, देखिए वातावरण अलग अलग चाहिए होता है। तो खमीर के लिए तो कैसा वातावरण चाहिए, अम्लीय वातावरण में। ठीक है, अम्लीय यानी कि एसिडिक वातावरण। फफूंदी जहां अम्ल तथा क्षार में संतुलन कम होता है। ठीक है, तो जैसे नींबू, स्क्वैश, आचार आदि पर पनपने वाली फफूंदी हानिकारक नहीं होती, परंतु मटर, मूंगफली, गेहूं और राई, जौ आदि पर होने वाली फफूंदी खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देती है। तो अगर ऐसे, तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं
कि किस फंगस के द्वारा कौन सी चीजें खराब हो जाती हैं। बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं तथा खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न कर देते हैं, तो जो जैसे हानिकारक हो जाते हैं। यह अधिकतर दूध या दूध से बनी हुई चीजों में या फिर मांस मच्छी में होते हैं, जैसे दूध खराब हो जाना, तो यानी कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फंगस या यीस्ट नहीं होता, उसमें दूध खराब हुआ है तो किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण। अगर आपका आटा खराब हो रहा है तो किसके कारण होगा? खमीर के, यानी कि यीस्ट के कारण। अगर आपकी जो कि मूंगफली, राई, मटर, सब्जियां खराब हो रही हैं, ऐसी चीजें खराब हो रही हैं, तो वो किसके कारण होंगी? फंगस के कारण। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों में, खाने की चीजों में इन्फेक्शन पैदा करती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि फंगस कहाँ, किन चीजों में ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करती है, और जो यीस्ट है, खमीर है, वो किन चीजों में आता है, और जो बैक्टीरिया है वो किन चीजों में आता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एंजाइम्स द्वारा, चेंजेस ड्यू टू एंजाइम्स, तो कई बार एंजाइम्स के कारण भी खाने की चीजों में बदलाव आ जाता है। इससे खाद्य पदार्थ गलने लगता है और उससे दुर्गंध आने लगती है। ढेर देर तक कटे हुए रखे हुए फल एवं सब्जियों का रंग, स्वाद, दुर्गंध व संरचना में अंतर आ जाना। ठीक है, अगर आप किसी फल को बहुत देर तक काट के रख दो तो उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका रंग बदल जाता है, तो उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो ये इसलिए कि जब कोई भी कटी हुई चीज होती है, कोई भी चीज में से एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको बहुत देर पहले काट के रख दोगे तो उसके वे एंजाइम्स उसको खराब भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब निकलते हैं तो उससे वो चीज फिर खराब भी होने लगती है। तो किसी भी फल सब्जी को बहुत देर पहले काट के ना रखे, तुरंत तभी कहते हैं कि फल सब्जी जैसे फल है उसको तभी काटना चाहिए जब आपको खाना हो। आजकल ट्रेंड चला है कि आप काट के उसको फ्रीज करके फ्रिज में रख देते हैं, तो वो उससे भले ही वो हमें दिखे ना कि खराब नहीं हो रहा, बट हाँ उसके एंजाइम्स तो रिलीज होते ही हैं। अगर वो कट गया तो उसके एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड वो उसके जो खाद्य पदार्थ है उसको खराब तो करता ही है। तो इसलिए चाहे भले फ्रिज में थोड़ी बहुत देर के लिए रखना अलग चीज होगी, बट ऐसे काट के रख देना आराम से, उससे बचना चाहिए। मीट एवं मच्छी पड़े पड़े सड़ने लगते हैं, वो भी क्यों सड़ते हैं? उनमें भी एंजाइम्स मतलब रिलीज होने लगते हैं, तो कीड़े मकोड़े चूहों द्वारा। तो यहाँ पर भी मतलब क्या होता है कि आपके जो है वहां पर भी एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ अपने आप रिलीज करती हैं चीजें। कीड़े खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं जिससे कि खाने लायक ना रहे, जैसे अनाज व दालें। कीड़े मकोड़े चूहों द्वारा, मतलब तो ये कुछ उदाहरण दिए गए कि कैसे एंजाइम्स किसी भी खाने की चीज को खराब कर देते हैं। तो फिर बात आती है, कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं रहने देते। कितनी चीजों में क्या होता है, कोई कीड़े मकोड़े अपने अंडे दे देते हैं तो वो भी खराब हो जाती हैं। जैसे गोल कृमि, फीता कर्मी बिना धुले फल सब्जी व मीट में अपने अंडे छोड़ देते हैं। तो इसलिए कभी भी फल सब्जी को अच्छे से धोकर ही खाना चाहिए। झींगुर की लार से अनाज के दाने चिपके हुए दिखाई देते हैं। कई बार आप देखोगे कि दाने चिपक जाते हैं, तो वो क्यों चिपकते हैं? झींगुर की लार की वजह से वो चिपक जाते हैं, इससे अनाज में बदबू पैदा हो जाती है। तो कीड़े मकोड़े चूहों द्वारा भी जो है खाने की चीजें खराब होती है। कई बार चूहे के मल मूत्र से भी खाद्य पदार्थों व अनाज में संक्रमण पैदा होता है। यह सब मनुष्य को रोगी बना सकता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अब के समय में तो नहीं, पहले के समय में चूहे घूमते रहते थे और खुले में जो दालें सब्जियां पड़ी होती थी उनको खराब कर देते थे, तो दुकानों पर भी खुले में रहते थे। लेकिन अब तो काफी बदलाव आ गया है, और तो लेकिन फिर भी जहां आपको लगे कि चूहे गेरटन आके उनको खराब कर सकते हैं, तो उससे खाने पीने की चीजों को थोड़ा बचा के रखना चाहिए।
तो ये तो बताई कुछ तरीके खराब होने के, कैसे कैसे खाने की चीजें खराब हो सकती हैं। तो कैसे कैसे यहाँ पर बात बताई खराब होने की। भौतिक परिवर्तन, पहले तो आप 3 तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, उसे पहचानोगे कि ये चीज खराब हो चुकी है। पहला है भौतिक परिवर्तन द्वारा, अगर उसका बाह्य रूप रंग बदल जाए तो आप पता लगाओगे कि ये खराब हो चुका है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। तीसरा है जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणु का इन्फेक्शन। तो जीवाणु में किस किस का इन्फेक्शन हो सकता है? यीस्ट का, यानी कि खमीर उसमें उठ सकता है, खमीर का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है। एंजाइम्स के द्वारा चीजें खराब हो जाती है, एंजाइम्स के द्वारा जो जनरली बहुत लंबे समय से काट के रख दिए जाते हैं फल सब्जी, वो खराब होने के चांसेस, या कीड़े मकोड़े जिनमें हो जाते हैं। तो ये उदाहरण तो एंजाइम्स के द्वारा। फिर बारी आती है अब उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो पहला तरीका है धूप में सुखाने का। भोजन पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को सुरक्षित करना निर्जलीकरण कहलाता है। कुछ चीजों को आप धूप में सुखाते हो और फिर उसको, जिससे कि वो खराब ना हो, तो अधिकतर हमारे यहाँ दाल, इन सब चीजों को सुखा के रखा जाता है। समय समय पर अधिकतर चीजों को धूप लगाई जाती है, तो जिससे कि वे खराब ना हो। और खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का ये बहुत पुराना तरीका है, धूप में सुखा कर रखने का। ठीक है। और दूसरा है फ्रीजिंग, यानी फ्रीज कर देना। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो संरक्षित करने के लिए उनमें नमी बनाए रखना जरूरी होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। कम तापमान पर जीवाणु और एंजाइम्स की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जब आप उसे फ्रिज कर देते हैं तो टेम्परेचर फ्रिज में कम होता है, तो जिस वजह से उनमें किन किन का इन्फेक्शन कम हो जाता है, जीवाणुओं का और एंजाइम्स का। दो ऐसे तरीके जिनसे चीजें खराब होती हैं। तो एंजाइम्स के द्वारा भी खराब होने का चांसेस कम हो जाता है। जो चीजें, जैसे कटा हुआ फल थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख देते हो तो उससे फिर भी थोड़ी देर के लिए सेफ रहता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पर फ्रीज करके एंजाइम्स को कुछ देर के लिए रिलीज होने से रोका जा सकता है। तो इसीलिए कुछ चीजों को फ्रिज, अगर आपने काट भी लिया है तो उसको फ्रिज में रख देना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी जीवाणु का इन्फेक्शन ना हो या फिर उनमें एंजाइम्स के द्वारा वो चीजें खराब ना हो। तो दो चीजों को किनके द्वारा बचाया जा सकता है? फ्रीज करके। तो जीवाणुओं के इन्फेक्शन को और किसके? एंजाइम्स के। प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य संरक्षण। नमक। नमक कई बार, जैसे हम अचार हैं, अचार वगैरह में बहुत ज्यादा नमक डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? जिससे कि वो अचार खराब ना हो। वे खुद में ही नमक, अत्यधिक मात्रा में अगर आप किसी चीज में नमक डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो या तेल डाल रहे हो, तो ये तीनों ही चीजें प्रिजर्व करने का काम करती हैं, उस चीज को खराब होने से बचाती हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही साधारण सा, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अचार का, जिसमें भरपूर मात्रा में तेल डाला जाता है जिससे कि अचार खराब ना हो। ये, और उसमें ज्यादा मात्रा में नमक भी इसीलिए डाला जाता है जिससे कि वो खराब ना हो, क्योंकि उसको लंबे समय तक बना के रखना होता है। सब्जी तो आपको तुरंत खानी है, तो उसमें तो नमक और तेल की उतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन जिन चीजों को लंबे समय तक स्टोर करके रखना होता है, उनमें थोड़ा है तो चीनी ज्यादा करके रखी जाती है, जैसे मुरब्बा हो गया, या फिर नमक ज्यादा डाला जाता है जैसे अचार हो गए, या तेल ज्यादा डाला जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। तो नमक के द्वारा भी जीवाणुओं का इन्फेक्शन नहीं होता। तो अगर जैसे अचार है, अचार में इन्फेक्शन आएगा जीवाणुओं का, तो इसलिए नमक से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु पैदा नहीं होते, जिससे भोजन खराब होने से बच जाता है। यह फल सब्जियां जैसे स्क्वैश, मुरब्बे के संरक्षण, चीनी जैसे मैंने बताया, किसी मीठे चीज को में अगर ज्यादा मात्रा में आप चीनी डालते हो तो वो भी खराब नहीं होता। जैसे अलग अलग स्क्वैशेस बनाए जाते हैं और मुरब्बा बनाया जाता है, तो उसमें चीनी को ज्यादा मात्रा में इसलिए डाला जाता है जिससे कि वो खराब ना हो, और वो भी जीवाणुओं के पनपने से बचाता है। ठीक है। फिर तेल, यह मुख्य रूप से अचार को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अचार के ऊपर तेल की सतह या हवा के साथ जीवाणु के आने से रोकता है, जिससे कि वो ऊपर तक भर जाए, जिससे कि उसमें कोई भी जीवाणु आ ही ना सके। इतना तेल डाल दिया जाता है कि वो अचार बिल्कुल भी तेल के ऊपर ना रहे। ठीक है, तो तेल में जीवाणु पैदा नहीं होंगे, तो इसलिए आप जीवाणु से बचा सकते हो अपने अचार। तो ये 3 तरीके हुए। प्राकृतिक तरीके हैं, प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य संरक्षण। तो विधियां तो हो गई 2, धूप में सुखाना और फ्रीज करना। अगर ये पूछा जाए कौन से प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनसे आप खाद्य पदार्थों को बचा सकते हो खराब होने से, तो उसमें तेल, चीनी और नमक। तो ये 3 प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनसे आप उन्हें खराब होने से रोक सकते हो। और इनके द्वारा क्या होता है, जीवाणु पैदा नहीं हो पाते, चाहे नमक ज्यादा हो, चीनी ज्यादा हो या तेल ज्यादा हो, तो इनसे जीवाणु का पैदा होने से रोका जाता है। अब बारी आती है संरक्षित पदार्थों द्वारा, यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा भी खाने की चीजों को खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है, तो कुछ तो हमने प्राकृतिक चीजें देख ली, जैसे कि नमक, तेल, चीनी। अब कुछ रासायनिक पदार्थ भी देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। इसको भी, ये एक ऐसा केमिकल है, इसके द्वारा भी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों में डालने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जो खाद्य संरक्षण में सहायक होती है। तो आपको ये याद रखना होगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी कि KMS। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, KMS क्या है और इससे कैसे आप अपने खाने की चीजों को बचा सकते हैं। यह सल्फर डाइऑक्साइड बोतल के ऊपरी रिक्त स्थान पर आ जाती है और जीवाणु को प्रवेश होने से रोकती है और उन्हें नष्ट कर देती है। तो दूसरा केमिकल है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी ऊपरी इस तरह जो सतह है उसके ऊपर आ जाती है, जिससे कि जीवाणु अंदर एंटर ना कर सके। इसका प्रयोग स्क्वैश इत्यादि में किया जाता है। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, यह 1/4 यानी कि छोटी चम्मच प्रति किलोग्राम तैयार खाद्य पदार्थ के हिसाब से डाला जाता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट यह इसमें उपस्थित सोडियम बेंजोएट फफूंदी आदि को लगने से रोकता है। कई बार क्या होता है कि सोडियम बेंजोएट को अचार वगैरह में भी डाल दिया जाता है, जिससे कि आपके अचार वगैरह खराब ना हो। वैसे तो प्राकृतिक चीजें आप डालते ही हो, जैसे नमक डालते हो या फिर तेल डालते हो, लेकिन कई बार कुछ केमिकल को भी डाला जाता है, जैसे जो बड़े लेवल पर अचार बनाते हैं, तो जिससे कि उनका अचार खराब ना हो, तो वो किसका यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, यह 0.1 सांद्रता तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। फिर तीसरा केमिकल आता है सिट्रिक एसिड। यह भी एक अम्लीय पदार्थ है। इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। यह मुख्यतः जैम और स्क्वैश के लिए यूज किया जाता है। तो 3 केमिकल की यहाँ पर बात हुई, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड और तीसरा है KMS सल्फर मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, तो ये 3 केमिकल्स की, यानी कि इनके द्वारा भी आप खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। अब बारी आती है खाद्य भंडारण। भंडारण प्रभाग देश के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण से संबंधित नीतियों का कार्य देखता है। यानी कि खाद्य भंडारण क्या है? ये नागरिकों को, जिससे कि देश के सभी नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से, सबको अच्छी क्वालिटी का खाने की चीजें मिलती रहे, तो उसके उद्देश्य से केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक के लिए पर्याप्त भंडारण है या नहीं है, उससे संबंधित जो नीतियां बनाई जाती है उनको देखने का काम करता है। यानी कि पूरे देश में सभी नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ
मिल सके, उसको सुनिश्चित करने का उद्देश्य गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल पूल है उसमें खाद्यान्नों का पूरी तरीके से स्टॉक है या नहीं, उनका भंडारण है या नहीं, उनको देखने कितना भंडारण किया जा सकता है, उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है, ये सारी नीतियां देखने का काम करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सार्वजनिक वितरण, सभी को वितरण किया जा सके, खाद्यान्न के वितरण की भी आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण और वितरण दोनों अच्छे से हो सके, सभी नागरिकों को पूरी अच्छी तरीके से खाद्य पदार्थ मिल सके, तो उसका भंडारण कैसे हो, उसको अच्छे से स्टोर किया जा सके, उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, वो चीजें खराब ना हो, और उनका वितरण दो यानी कि सही तरीके से वो सब लोगों को मिल सके। यह भारतीय खाद्य निगम यानी कि FSI, सेंट्रल भंडारण निगम CWC और सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड। तो जैसे कि FSI जो है वो खाने की क्वालिटी देखती है, FSI सर्टिफाइड फूड होते हैं सभी, तो यानी कि वो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को देखती है। अगर आप कोई सपोज आप कोई खाने का प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका काम कर रहे हो, उसका बिजनेस कर रहे हो, तो यानी कि आपको FSI से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, उसे कराना पड़ेगा अपने फूड प्रोडक्ट को कि वो FSI से सर्टिफाइड है, यानी कि उसके अंदर गुणवत्ता है, वो खाने लायक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली किसी भी खाने की चीज का बिजनेस नहीं कर सकते, अगर वो पैक्ड है तो उसको FSI से सर्टिफाइड कराना पड़ता है। तो ये उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं कि हाँ ये खाने लायक वस्तु है, वरना तो कोई कुछ भी पैक करेगा और बेच देगा। तो इसीलिए ये कुछ नीतियां, ये कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए जिनका अपना अपना काम है। इसी तरीके से जैसे कि भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए अलग डिपार्टमेंट है, और तो हर चीज को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है, इन सब का अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह केंद्रीय भंडारण और केंद्रीय रेल साइट वेयरहाउसिंग कंपनी लिमिटेड, जो प्राथमिक रूप से कृषि क्षेत्र के भंडारण अवसंरचना प्रदान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न रत्न उपक्रम है, के लिए प्रशासनिक प्रभाग है। यह प्रभाग भंडारण विकास और विनिमयक प्राधिकरण के माध्यम से वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विनियम के लिए नीतियां भी तैयार करता है। यानी कि उसका जो है, जो भंडारण करने के लिए सेंट्रल रेल साइट जो वेयरहाउसिंग कंपनी है, वो प्राथमिक रूप से कृषि क्षेत्र के लिए, यानी कि जो जैसे किसी का अनाज पैदा हुआ, चावल है, कुछ भी है, उनका भंडारण, उनका संरचना उनकी अच्छी हो, कहाँ पे वो स्टोर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सार्वजनिक क्षेत्र के मिनी रत्न उपक्रम है। तो यानी कि ये क्या है, एक मिनी उपक्रम है जो क्या सेंट्रल रेल साइट वेयरहाउसिंग कंपनी, तो यानी कि ये पूरे वेयरहाउसिंग को देखती है, किस तरीके से उन्हें स्टोरेज करना है, भंडारण करना है उनका। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम यहाँ पर बताया गया है। भारत में खाद्यान्न संग्रहण तथा प्रबंधन, भारत में खाद्यान्नों की खरीद, संग्रहण, संस्थारण, सार्वजनिक वितरण का बफर स्टॉक के रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की है। FCI भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है। FCI का उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनाजों के स्टॉक के संग्रहण आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो यहाँ पर FCI के बारे में बताया गया है कि FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका क्या काम है। तो ये खाद्यान्नों की खरीद को, संग्रहण को, फिर ट्रांसपोर्टेशन को, सार्वजनिक वितरण को, यानी कि सब चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि किसानों से खरीदना हो, चाहे
फिर उसको इकट्ठा करना हो, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन हो या लोगों में वितरण हो। तो इसके लिए इसकी जिम्मेदारी किस पर है? भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। एफसीआई भारत सरकार के उपभोक्ता मामले यानी कि जो भी उपभोक्ता मामले हैं, खाने के, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर एफसीआई के बारे में बताया गया है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनाजों के स्टॉक के संग्रहण आवश्यकताओं को पूरा करता है। एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करना बशर्ते वे अनाज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हों। तो यानी कि हर चीज जैसे एमएसपी है, वो सब निर्धारण का काम किसका है, क्या एमएसपी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजों का निर्धारण करना, ये सब किसका काम है? एफसीआई का। और उनकी गुणवत्ता, इन सब का जो निर्धारण करना है वो सब एफसीआई डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, तो आज हम इसी को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे। तो एफसीआई के बारे में, जैसे खाद्यान्नों की खरीद एफसीआई की तरफ से राज्य सरकार की एजेंसियां तथा निजी मिलों द्वारा भी की जाती है। एफसीआई की तरफ से जो है राज्य सरकार की एजेंसियां भी कई बार उसकी खरीद करती हैं और निजी मिलों द्वारा भी की जाती है। सभी खरीद गए अनाज केंद्रीय भंडारण का निर्माण करते हैं। तो अब अनाज को फिर एक जगह स्टोरेज किया जाता है, जो कि सेंट्रल पूल मतलब उसमें किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करा जाता है सारा। इसके बाद अनाजों को अधिशेष राज्यों के उपभोक्ता राज्यों से वितरण हेतु भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बफर स्टॉक हेतु अनाज का एक संग्रह एफसीआई के भंडारगृह में। तो ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई आपातकाल परिस्थिति आ जाए, जैसे कि अभी कोविड आ गया था, उस स्थिति में भी हमारे पास इतना बफर स्टॉक हो कि अगर आने वाले 2 साल में भी कोई आपत्ति आ जाए, कोई उपज ना हो पाए, कोई सूखा पड़ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई महामारी आ जाए, तो उसमें भी कम से कम हमारी देश की जनता भूखी ना रहे। तो उनके लायक अनाज को स्टोर करके रखना सुनिश्चित किया जाता है कि उनको अनाज की या इन चीजों की कमी ना हो। तो एक बफर स्टॉक बनाया जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको कई बार दूसरे देशों को भी दे दिया जाता है या सहायता के रूप में भी दे दिया जाता है। तो लेकिन एक बफर स्टॉक को नहीं छेड़ा जाता, उसको सेफ रखा जाता है। तो इतना अनाज एक अलग हमें रख देते हैं गवर्नमेंट की भी, अगर कभी कोई भी आपातकाल हो, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कम से कम इतना अनाजों की 2 साल तक तो कम से कम अगर कोई भी उपज ना हो तो पूरे देश को अनाज मिलता रहे। ठीक है। एफसीआई तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों का निपटारा खुली बाजार बिक्री योजना के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत समय समय पर खाद्यान्नों की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में की जाती है, ताकि अनाजों की कमी के समय इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और बाजार की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। तो यानी कि एफएसआई और सरकारी जो राज्य सरकारें हैं वो खाद्यान्नों का निपटारा जो है वो खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत किया जाता है। इसके तहत क्या होता है, समय समय पर खाद्यान्नों की जो खाने की चीजें हैं, खाद्यान्नों की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में कर दी जाती है। जो उनका रेट फिक्स करा गया है उसी पर बेच दी जाती हैं, ताकि अनाजों की कमी के समय उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और बाजारों की कीमत में स्थिरता बनी रहे। एफसीआई की आर्थिक लागत में खाद्यान्नों को अधिग्रहण, खरीद से जुड़े हुए अन्य व्यय और श्रमिक एवं यातायात शुल्क, गोदामों का किराया आदि तथा वितरण शुल्क
जिसमें माल ढुलाई हो, निगरानी हो, संग्रह, ब्याज, शुल्क के दौरान दी हुई हानि शामिल है। तो आर्थिक लागत, क्या आर्थिक लागत आई खाद्यान्नों पर अधिग्रहण, तो कितने में वो खरीदा गया, क्या उस पे श्रमिकों पे, मजदूरों पे कितना खर्च हुआ, यातायात पे, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ, तो गोदामों में रखा गया उसका किराया कितना हुआ, वितरण शुल्क क्या हुआ, माल ढुलाई करने में कितना पैसा दिया गया, निगरानी, अब कहीं पे स्टोरेज करोगे तो उसकी निगरानी भी करनी पड़ेगी, तो उसके यानी कि सेफ्टी के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, तो इन सब कितनी थोड़ा बहुत खराब भी होता है, ये सब कुछ उसमें शामिल करके उसका भी लेखा जोखा किया जाता है। भारत में खाद्यान्नों का संग्रह पारंपरिक तरीके से किसानों द्वारा किया जाता है, जबकि अधिशेष अनाज का संग्रहण सरकारी एजेंसियां जैसे एफसीआई, केंद्रीय तथा राज्य भंडार निगमों द्वारा किया जाता है। जो किसान है वो तो पारंपरिक तरीके से ही स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन अगर एफसीआई उसे स्टोर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टोर कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट उसे स्टोर कर रही है, तो उनका जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से करते हैं, जैसे क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में स्टोरेज करना है, तो उनका स्टोरेज का तरीका अलग होता है। भारत में अनाज संग्रहण की विधियां, भूमिगत संग्रहण, कैसे कैसे उन्हें स्टोर किया जाता है, जैसे भूमिगत संग्रहण संरचनाएं, इन संरचनाओं का निर्माण जमीन की खुदाई करके किया जाता है और इसका आकार कुएं की भांति होता है। इसमें अनाजों के संग्रहण से किसी बाहरी खतरे जैसे चोरी नहीं हो सकती, बारिश, हवा इत्यादि से बचाया जा सकता है, तो इसमें कुएं जैसी संरचना बना देते हैं और उसमें अनाज को स्टोर करते हैं। दूसरा है कवर एंड प्लिंथ कैप स्टोरेज, यह अनाजों को संग्रह करने की सामान्य एवं सस्ती विधि है। इसके तहत अनाज को अस्थायी तरीके से खुले में डाल दिया जाता है और वाटरप्रूफ वस्तु से, ये तो अक्सर हमने देखा भी होगा कि उसको एक वाटरप्रूफ कवर से ढक दिया जाता है, खुले में ढेरी लगा दी जाती है, तो इसको कहा जाता है कवर एंड प्लिंथ कैप या स्टोरेज। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है और इससे तेज हवाओं से का खतरा रहता है, अगर तेज हवाएं चल जाएं तो उससे खराब होने का खतरा बना रहता है। तीसरा तरीका है स्टोरेज का सिलो, यह धातु या स्टील से निर्मित सिलेंडर के आकार की संरचना होती है, इसमें अनाज को बड़ी मात्रा में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से रखा जाता है। प्रत्येक सिलो की क्षमता लगभग 25,000 टन तक होती है। तो ये बड़े बड़े स्टोरेज मतलब एक होते हैं, तो इनको कहा जाता है सिलोज, जिनके अंदर 25,000 टन तक की इनकी क्षमता होती है, इसके अंदर अनाज को स्टोर किया जा सकता है। फिर आता है भंडार गृह यानी कि वेयर हाउस, ये वैज्ञानिक विधि से निर्मित संग्रह संरचनाएं होती हैं, स्टोरेज हाउस होते हैं, ताकि इनके माध्यम से संग्रहित अनाज की मात्रा तथा गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए, जैसे केंद्रीय भंडारण, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन तथा एफसीआई। तो ज्यादातर क्या यूज करती हैं, वेयर हाउस। तो इनमें जो है वैज्ञानिक तरीके यूज किए जाते हैं उनके खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए। ठीक है, तो आज हम भंडारण तक ही रखते हैं, 7 बज भी गए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। आपका वॉइस नहीं आ रहा है।